कभी पत्नी ने पति की हत्या करके बॉडी को सीमेंट में दफन कर दिया, कभी पति ने बच्चे और एलिमनी की मांग से परेशान होकर के जान दे दी, कभी पति और ससुराल वालों की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर के महिला ने, पत्नी ने जान दे दी। ऐसी घटनाओं से आप वाकिफ हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, आप जानते हैं कि कहाँ कब क्या घटा है। बीते दिनों प्यार या शादी के रिश्तों में टूट फूट, टकराव और उससे होने वाले अपराध काफ़ी चर्चा में रहे हैं। सोशल मीडिया में खूब लिखा गया है इसके बारे में, भावनाओं को अलग अलग पक्षों के साथ अलाइन भी किया गया है, लेकिन इन तमाम घटनाओं के मूल कारणों पर बात बहुत कम हुई है। इसलिए आज हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसी भी किस्म के रोमांटिक रिलेशनशिप में दो व्यक्तियों की सबसे आम गलतियां क्या होती हैं, ऐसी गलतियां जिनसे बचा जाए तो उसका बड़ा असर हो सकता है या जिनकी रेमेडी आसानी से उपलब्ध है। किसी पार्टनर ने अगर कोई गलती कर दी तो क्या उस गलती को पब्लिक फोरम पर ले जाना सही होगा, आपके भविष्य की मानसिक शांति और कानूनी लड़ाई के मद्देनज़र, या स्थितियां और ख़राब होंगी, या जनता के समर्थन से केस और खुलेगा? दोनों ही संभावनाएं हैं। तो फिर उन गलतियों को पब्लिक फोरम पर ले जाने का सही वक्त क्या होना चाहिए? दो शादीशुदा लोगों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो तलाक एक अच्छा विकल्प है। सारा जीवन अनचाहे संबंध में घुट घुट कर बिताने से बच सकते हैं। संभव है कि तलाक की कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर अन्य किस्म के अपराधों से भी बचा जा सके, अपने परिजनों और चाहने वालों को ज़्यादा बड़ा दुख देने से बचा जा सके। ऐसे में हम तलाक पर भी आज बात करेंगे। देश में तलाक के सबसे बड़े कारण क्या हैं, तलाक के मुकदमों को लेकर जो सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं वो क्या हैं, तलाक या अलगाव शुरू करने के कुछ अच्छे और स्वस्थ तरीके क्या हैं जो पार्टनर्स अपना सकते हैं। इसके साथ हम ऐसे मामलों के साथ नत्थी आने वाले अपराधों को भी एड्रेस करेंगे। किसी संबंध में शामिल दो लोग कैसे अपने अनइंटेंशनल क्रिमिनल बिहेवियर को पहचानें। मतलब हो सकता है कि हमारे भीतर कुछ ऐसी बातें डेवलप हो रही हों जो हमें अपराध की ओर धकेलती हों, लेकिन हमें उसका भान ना हो, हमें अंदाज़ा ना हो। तो उनकी शिनाख्त ज़रूरी है ताकि हम खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाएं। अगर मनोविज्ञान आपराधिक चिन्हों को पहचानने में मदद कर सकता है तो इसे रोकने में कैसे मदद लें, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ हम दिन भर की अन्य ज़रूरी खबरों पर भी बात करेंगे। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। इस हत्या में मदद की मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला ने। सौरभ की डेड बॉडी को कंक्रीट में मिक्स कर दिया गया, फिर मुस्कान और साहिल घूमने चले गए। उत्तर प्रदेश के ही औरैया जिले की प्रगति ने अपनी शादी के 15 दिनों बाद ही अपने पति दिलीप की हत्या करवाई। हत्या के लिए प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग को सुपारी दी, जिसके बाद इस कांड को अंजाम दिया जा सका। गाजियाबाद की रहने वाली टीचर अन्विता शर्मा ने अपनी जान दे दी। खबरें आई कि मौत के पहले ससुराल वालों ने अन्विता के साथ मारपीट की थी। अन्विता के घर वालों ने कहा कि ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। टेक कंपनी रिपलिंग के फाउंडर शंकर प्रसन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी दिव्या शशिधर पर एक अन्य पुरुष से संबंध रखने के इल्ज़ाम लगाए। सोशल मीडिया पर प्रसन्ना ने तस्वीरें पोस्ट की। जवाब में दिव्या ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रसन्ना सेक्सुअल रूप से कुंठित है, वो महिलाओं का यौन शोषण करते वीडियोस बनाता है। दिव्या ने यह भी कहा कि प्रसन्ना ने अपने बेटे को अगवा कर लिया है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति दीपक पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में FIR दर्ज करवाई। इसके जवाब में दीपक ने भी स्वीटी और उनके परिवार पर संपत्ति हड़पने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस थाने में दोनों के बीच मारपीट के वीडियो सामने आए। ये बीते एकाधिक हफ्तों में सामने आई घटनाएं हैं। अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे, अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कुछ में हत्याओं का जिक्र भी होगा, कुछ में आत्महत्या का, कुछ में प्रताड़ना और कुछ में झूठे मुकदमों की भी बात लिखी होगी। कानून के लेंस से ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में ही रखी जाएंगी और इन सारी घटनाओं में एक बात कॉमन मिलेगी, किसी वजह से एक पार्टनर दूसरे से खफा है। ऐसे में या तो खुद को चोट पहुंचा रहा है या फिर अपने पार्टनर को। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस स्थिति से बचा जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। पार्टनर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि किसी प्रकार के अपराध की स्थिति ही ना आए? इसको जानने के लिए हम पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए हम इस बातचीत को 3 हिस्से में बांटेंगे। रिलेशनशिप की दिक्कतें, ये पहली हमारी बातचीत का हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा होगा तलाक और तीसरा होगा आपराधिक मुकदमे।
तो पहले इससे से बात शुरू करते हैं रिलेशनशिप्स की दिक्कतें। साइकोलॉजी टुडे में छपे साइकोथेरेपिस्ट कैटलिन केंटोर के एक लेख के मुताबिक कपल्स किसी रिलेशनशिप में ये 7 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, कहानियां बनाना या अनुमान लगाना, यानी बिना पार्टनर से बात किए अपने मन में ख्याल पकाना। दूसरा, एक दूसरे पर आरोप लगाना या हमेशा दूसरे पार्टनर की गलती खोजना बजाय अपनी जिम्मेदारी समझने के। बातों को टालते रहना और मुद्दे पर बातचीत ना करना। एक दूसरे को पार्टनर के बजाय रूममेट की तरह ट्रीट करना और एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद कर देना। कभी गलती ना मानना और सॉरी ना कहना। सेक्स और शारीरिक संबंधों के हमेशा एक जैसा रहने की उम्मीद करना। अपने पार्टनर की भावनाओं की जिम्मेदारी खुद पर लेना। ये बातें रिसर्चेस कहती हैं। अब एक्सपर्ट को सुनते हैं। हमने उनसे ये भी पूछा कि किसी रिलेशनशिप, शादीशुदा या गैर शादीशुदा संबंध में जो 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, वो सबसे कॉमन मिस्टेक, सबसे कॉमन गलतियां क्या करते हैं जिससे संबंध खटाई में पड़ने शुरू हो सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या बताया। इनफिडेलिटी और डोमेस्टिक वायलेंस से पहले जो बड़ी आम गलतियां होती हैं वो दो तौर की होती हैं। एक तो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी 3 भाग होते हैं, रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड उसके साथ हम कितना ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, कितनी सफाई से अपनी जिंदगी को शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और दूसरा होता है गोल्स एंड वैल्यूज में जब डिफरेंसेस आते हैं तो उसको सुलझाने में या मिडिल ग्राउंड ढूंढने में अगर कोई कपल्स असमर्थ होते हैं तो ये 2 जो इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगी। कम्युनिकेशन में जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पार्टनर को हंसी मजाक पसंद नहीं है फ्रेंड्स के सामने और हमने उन पे एक जोक क्रैक करा या उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पसंद नहीं है ये सब और हम बार बार यही करे जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट को कम कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, हम शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं बिकॉज जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप, वो एकदम टूट जाता है। हमें लगता है कि मैं अपने पार्टनर को कुछ भी बता नहीं पा रही या बता नहीं पा रहा, शेयर नहीं कर पा रहा, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा उन्हें अपने थॉट्स और अपने प्राइवेट फीलिंग्स के बारे में। अच्छा, हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि आमतौर पर कई बार लोग अपने संबंधों की दिक्कत को सोशल मीडिया पर लेकर के चले जाते हैं। कई बार दूसरे पक्ष की शेमिंग के वास्ते, उनको शेम करने के लिए, तो कभी ये समस्या दुनिया के सामने रखने के मकसद से। तो क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो इसका सही समय भी क्या कुछ होना चाहिए? आई वुड फील कि जब तक निजी प्रॉब्लम्स आप प्राइवेट रखते हैं और अपने में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट है। पब्लिक फोरम, फ्रेंड्स, फैमिली को तभी इंक्लूड करना चाहिए जब आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप सम्मान नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर का, कम्युनिकेट करते हुए चीजें आप इंसल्ट कर रहे हैं उन्हें, एकदम शादी का जो बंधन है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, तब आप इंक्लूड करें, मगर उससे पहले नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी लांघ रहे हैं। दूसरा, बहुत बारी होता है फ्रेंड्स फैमिली एक दूसरे की साइड लेना शुरू कर देते हैं, जो कपल के लिए भी और फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, वो है तलाक। हमारे कानून में मैरिड कपल्स को ये सुविधा मिली हुई है कि अगर किसी भी वजह से उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे तो वो कानूनन एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या तो म्यूचुअल तरीके से या फिर कोई एक पक्ष पिटीशन फाइल करके तलाक की मांग कर सकता है। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक करीब 13,62,000 से ज़्यादा भारतीय तलाकशुदा थे, जो कि शादीशुदा लोगों की आबादी का सिर्फ 0.24% हिस्सा था। वहीं अलग रह रहे शादीशुदा लोग इससे करीब 3 गुना ज़्यादा थे, 0.61%। ये वो लोग थे जिन्होंने तलाक नहीं लिया था पर वो अलग रह रहे थे। अगर राज्यों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाकी जगहों के मुकाबले तलाक की दर सबसे ज़्यादा थी। मिजोरम में तलाक की दर 4.08% रही। वहीं बड़े राज्यों में गुजरात में सबसे ज़्यादा तलाक के मामले सामने आए। और तलाक के सबसे बड़े कारण क्या रहे? इंडिया टुडे के साल 2018 के सर्वे के मुताबिक, सर्वे पुराना है पर आप एक मोटा मोटी भारतीय समाज का अंदाज़ा लगा लें, तलाक के पीछे ये वजह रही। पहली वजह इनकम्पेटिबिलिटी, यानी एक साथ बात ना बनना, एक दूसरे से मेलजोल ना हो पाना। दूसरी, शादी के बाहर संबंध रखना। तीसरा, ड्रग्स या शराब की लत। चौथा, फिजिकल या मेंटल अब्यूज़। इसके अलावा फाइनेंशियल दबाव या ससुराल का दबाव भी तलाक की वजहों में शामिल है। देश में हो रहे तलाक के सबसे बड़े कारणों पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
एक स्टडी पढ़ी थी 2016 की, उसमें ये माना गया था कि जो इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी एक कपल के आपस में साथ ना रहने की वजह, वो हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी वजह आती है इनफिडेलिटी, यानी किसी से नाजायज संबंध होना। और एक वजह इसमें ये भी रहती है कि जो हमारी सोसाइटी का अब एक अर्बनाइजेशन हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि हम सब अब अर्बनाइज हो रहे हैं, उस वजह से एम्बिशंस बहुत है दोनों कपल्स में। एक डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बड़ा इशू रहता है जो मेजर केसेस में होता है, बट इसमें होता क्या है कि डेटा वो कई बार बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि लोग जब ज्यादातर जो डिवोर्सेस होते हैं म्यूचुअल बेसिस पे होते हैं। अब म्यूचुअल वो तभी होता है जब आपके सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो गए हो। तो डिस्प्यूट्स तभी खत्म होते हैं जब आप ये लिख के दे देते हैं कि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह गया है, या हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो वैसे अगर आप देखें, क्रुएल्टी, इनफिडेलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, ये मेन रीजंस है जिनकी वजह वजह से हमारे देश में डिवोर्सेस होते हैं। हमारे देश का ढांचा इतना प्रगतिशील नहीं हुआ है कि तलाक जैसी व्यवस्था को समाज में पूर्ण रूप से मान्यता मिल सके। तलाकशुदा लोगों, खासकर महिलाओं को एक भिन्न दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही रूढ़िवादी परिवारों में एक अनुचित दबाव भी होता है कि न चलने लायक शादी को भी किसी तरह जारी रखा जाए, चलाया जाए और तलाक से बचा जाए। परिवारों पर भी सवाल उठते हैं। इसीलिए देश में कई शादियां परिजनों के दबाव या पसंद से होती आई हैं। कई बार शादी करने वाले लोगों की मर्जी से, तो कई बार बिना मर्जी के भी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, तो ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी और तलाक को लेकर के सबसे बड़ी भ्रांतियां क्या हैं, ये भी जानते हैं कानून के जानकारों से। कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली, आपका नोएडा या लखनऊ, या जो भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे ये कंसर्न काफी कम है। लेकिन आप जैसे ही इनसे बाहर निकलेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी कि जो टैबू वाला रीजन है, उस वजह से लोग काफी डिवोर्सेस या कोर्ट में आना नहीं चाहते। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे रीजन मेन है कि यहाँ पे कार्रवाई में बहुत टाइम लगता है। डिवोर्सेस हैं वो तभी होते हैं जब सारे जो विवाद हैं पार्टीज में, यानी हस्बैंड और वाइफ में, उनका निपटारा हो जाता है। कि एलिमनी की डिमांड बहुत होती है, एक जिसको हम कहते हैं ना, एक कारण बनता है जिससे लोग डिवोर्स नहीं लेना चाहते और उस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनमें इतने ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके होते हैं कि उनको दूसरे को सबक सिखाने का एक वो उनका मन रहता है कि मुझे इस आदमी या इस औरत को सबक सिखाना है। अगला सवाल, व्यक्ति तलाक कैसे ले? तलाक या अलगाव शुरू करने के कुछ स्वस्थ तरीके क्या हैं जो पार्टनर्स को अपनाने चाहिए यदि ऐसी स्थिति आती है तो, और उसमें क्या कानूनी मदद मिल सकती है? क्या है कि पार्टी जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनमें इतने ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके होते हैं कि उनको दूसरे को सबक सिखाने का एक वो उनका मन रहता है कि मुझे इस आदमी या इस औरत को सबक सिखाना है। वो कारण बनता है कि जिससे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। और उसमें हम वकीलों की भी गलती है। कई वकील हैं जो केसेस को बढ़ा चढ़ा के कोर्ट में लिखते हैं कि एलिगेशन कुछ और होती है, और उसको कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि समाज में अगर आपको एक व्यवस्था बना के रखनी है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप डिवोर्स को अगर लेना चाहते हैं और आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक कॉमन टर्म बनाइए। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में तब पढ़ें जब आपके सारे और रास्ते बंद हो जाएं। और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप पहले मिल बैठ के जो भी आपका समझौता हो सकता है, आप उस समझौते पे आइए, और उसके बेसिस पे एक फॉर्मल जो डिवोर्स आपको चाहिए होता है, जिसको हम म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं या आपसी रजामंदी से जो डिवोर्स होता है, आप वो ले लीजिए। कि आप पहले मीडिएशन करिए, चाहे वो पारिवारिक मीडिएशन हो या संस्था के अंडर मीडिएशन हो। मीडिएशन में ही अपनी कंडीशन सेटल कर लीजिए, और उसके बाद कोर्ट में आप म्यूचुअल पिटिशन डालिए। क्योंकि जो क्रुएल्टी की डिवोर्स है या इनफिडेलिटी का डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स है, उसमें समय बहुत जाया होता है, क्योंकि आपको पूरा कोर्ट में केस को साबित करना पड़ता है, गवाह लाने पड़ते हैं, सबूत लाने पड़ते हैं। तो इतना टाइम अगर आप देने को तैयार हैं, तो आप इस तरीके से कोर्ट में आइए। नहीं तो आप मीडिएशन करके आपसी वाद विवाद को निपटा के ही कोर्ट में क्रुएल्टी अपना म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर डिवोर्स फाइल करें। अब अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है आपराधिक मुकदमों से जुड़ा हुआ। झूठे मुकदमे, हत्या, खुद की जान दे देना या शारीरिक मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, ये स्थितियां अपराध की श्रेणी में गिनी जाती हैं। आपने कुछ उदाहरण पहले सुन ही लिए। लेकिन बात है बचाव की।
कैसे उस ओर न बढ़ा जाए कि हम अपराध कर गुजरें, हमारे हाथों कुछ अपराध हो जाए। हो सकता है कि किसी मौके पर क्रोध या क्षोभ की स्थिति में हम हिंसा कर गुजरें, लेकिन हिंसा की वो भावना इसके कहीं पहले से हमारे भीतर चल रही होगी और हमें संभव है कि उसका पता भी ना लग रहा हो। तो ये रेड फ्लैग्स क्या हैं जिनकी शिनाख्त ज़रूरी है और ये शिनाख्त कैसे होगी, सुनते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को। आपके अंदर अनकंट्रोल्ड एग्रेशन है, यानी आपका गुस्सा इतना ज्यादा है कि आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप तोड़फोड़ करने लगते हैं, आप किसी से भी लड़ जाते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, खुद मर सकते हैं। तो यह आपके लिए सोचने का विषय है। सेकंड, नशा। कई बार नशा अगर आप थोड़ा करते हैं और आप एंजॉय के लिए करते हैं, नो प्रॉब्लम, बट वो नशा इतना ज्यादा है कि वो आपको का माइंड जो है वो कंट्रोल कर लेता है। यानी नशे के अंदर आप कुछ भी रिस्की बिहेवियर करने लग जाते हैं। नशे के अंदर आपके जो पुराने थॉट्स हैं, जो रिवेंज की फीलिंग्स है, वो आने लग जाती हैं, स्पेशली गांजा या एक्सेसिव अल्कोहल। और उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये सोचने का विषय है। थर्ड इंपॉर्टेंट, कई बार लव अफेयर्स के इशू, जो ब्लाइंड लव जिसको हम बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैसे जाते हैं कि आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं पर सामने वाला आपको नहीं चाहता है, तो आपको लगता है कि या तो मैं इसे मार दूं या मैं खुद को मार दूं। शिनाख्त के बाद बातचीत अब रोकथाम की। हमारे पास तरीके क्या हैं? किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। वहाँ नॉर्मल इवेल्यूशन होता है आपकी पर्सनालिटी का, आपके मूड का। यदि ये हाइपोमैनिक या मैनिक सिम्टम है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कोई सीवियर डिप्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि आप किसी नशे के आदी हैं तो बिल्कुल उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। कुछ पर्सनालिटी में इशू है तो उसके लिए थेरेपीज होती है, काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपीज होती है। आप उन पर जाइए। आप अपने परिवार में या अपने मित्रों से इन चीज़ों को डिस्कस करिए कि भाई मेरे मन में ये रिवेंज का थॉट आ रहा है या मैं इस चीज़ के लिए परेशान हूँ। जब आप बात करते हैं, अपने आप को वेंटिलेट करते हैं, तो वो बिहेवियर कम हो जाता है। उम्मीद है हम इससे सीख लेंगे ताकि अपराधों की फहरिस्त को कम किया जा सके और अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश की जा सके। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश के आगरा से, जिसके लिए ये वीडियो देखिए पहले। ये हैं करणी सेना के लोग। दरअसल राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इसके बाद 26 मार्च को करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला कर दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। वहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हिंसा के वक्त रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे। वहीं दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी चल रहा था। हालात बिगड़ते देख करके पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। हालांकि फिर भी हालात संभाल नहीं पाए। कई थानों की फोर्स वहां पहुंची, तब जाकर के पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ पाई। आगरा में सपा के माननीय सांसद जी के एक बयान से आक्रोशित होकर आज कुछ लोगों ने उनके आवास पे जाके ये घटना को अंजाम दिया है। पुलिस टीम जगह जगह पे लगी हुई थी लोगों को रोकने के लिए और अलग अलग जगह पे लोगों को हिरासत में लिया भी गया है। कुछ लोग छिपकर अलग अलग रास्तों से अपनी पहचान छिपाकर माननीय सांसद जी के आवास पे पहुंचे हैं, जहां इन्होंने पथराव किया है, शीशे फूटे हैं। फिर पुलिसकर्मी जो वहाँ हमारे ड्यूटी पे लगे हुए थे, उन्होंने इनको न्यूनतम बल प्रयोग करके वहाँ से खदेड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है और इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी वो सारी डिटेल्स अलग अलग जगह से कंपाइल करी जा रही है। इसमें करणी सेना के लोग भी हुआ। सुनते हैं सपा सांसद के बेटे और विधायक रंजीत लाल सुमन को। ये जानकारी प्रशासन को थी और कई दिन से जो लोग शासन से राजनीति कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूरी तरीके से हर किसी को शासन को पता था, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरी तरीके से उनको संरक्षण दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में
और वो लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ, तलवारों के साथ घर पर हमला कर रहे हैं। घर के साथ साथ आसपास में और भी लोग रहते हैं, उनके घरों को भी क्षति पहुंचाई गई। काफी लोगों को चोटें आई हैं और पुलिस प्रशासन ने काफी चोटें। इस घटना पर करणी सेना के नेताओं के बयान भी आए हैं। करणी सैनिकों ने आज विरोध आज से नहीं किया, लगातार 4 दिन से, जब से राणा सांगा के विषय में संसद के अंदर जो अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के विरुद्ध की है सांसद रामजी लाल सुमन ने, निश्चित तौर पे उनका विरोध हो रहा था, आगे भी होगा। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए, अपने सांसद को कहें वो भी माफी मांग ले। अगर करणी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी हैं, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, 1-2 गाड़ी के शीशे से टूट के बंद करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, करणी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे वो अब्बू आजमी औरंगजेब के विषय पे बात करता हो, चाहे राणा सांगा के बारे में रामजी सुमन ने बात की हो, चाहे अखिलेश यादव ने मराठा शिवाजी के बारे में अपशब्द कहे हो, ये समाजवादी पार्टी का नेचर बन चुका है। निश्चित तौर पे राजनीति करने का बहुत अलग तरीके और भी हैं, परंतु किसी महापुरुष का अपमान करना, कि जिन्होंने मुगलों से 100 युद्ध जीते हों, जिन्होंने औरंगजेब ने जिनको पर जुल्म किए हों शिवाजी महाराज जी के ऊपर, उनके मुगलों के पक्ष में आप बोलेंगे, ये कहाँ की राजनीति है? जैसे रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से हमारे किसी पूर्वज के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी, हम लोग को गद्दार कहा था, उसकी क्रिया थी वो, तो उसकी प्रतिक्रिया में ये घटना हुई है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, हम इसको बहुत बड़ा मुद्दा मानते नहीं, होनी चाहिए थी। इस घटना पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आया था तो उससे करोड़ों लोग आहत हुए थे। किसी महापुरुष को, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। आखिर कुछ लोग खबरों में, सुर्खियों में बने रहने के लिए ये काम कर रहे हैं, और इस तरह के काम करने से करोड़ों लोग आहत हो रहे हैं। इस पे जिस दिन उन्होंने बयान दिया, उनकी पार्टी के अध्यक्ष को इस पे जवाब देना चाहिए कि क्या एक जिस तरीके से राणा पे यहाँ पे बोला है, उससे केवल वो नहीं बल्कि करोड़ों लोग उससे आहत हुए, और उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी चुप्पी साधे हुए है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। वहीं सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। वहीं एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है, और उसके पहले एक क्विक रिकैप आपको दे देते हैं इस खबर का। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का वो आदेश याद होगा जिसमें उन्होंने कासगंज के एक केस में कहा था कि किसी महिला के स्तनों को पकड़ना, उसके पाजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बयान की आलोचना हुई और 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। 26 मार्च को जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दर्शाती हैं। बेंच ने आगे कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने ये फैसला दिया उनकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें ये कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह कमी थी। हालांकि पहले इसी केस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस याचिका में जजमेंट के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। ये पूरा केस आप समझना चाहते हैं विस्तार से तो 20 मार्च का ललन टॉप शो देख सकते हैं, जहां विस्तार से हमने इस पर बात की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगली सुर्खी सीबीआई के छापे से जुड़ी हुई है। 26 मार्च को महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों दिल्ली, भोपाल और कोलकाता के 60 जगहों पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके 2 OSD रहे आशीष वर्मा और मनीष पंचोर, उनकी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और 4 IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख
और प्रशांत अग्रवाल के घर जांच जारी है। खबरों के मुताबिक रायपुर, दुर्ग और भिलाई में 10 से अधिक टीमें कार्रवाई कर रही हैं। भोपाल में बैक एंड शेक के मालिक गिरीश तल्लेजा के ठिकानों पर भी सीबीआई ने सर्चिंग की है। उनके आईएसबीटी स्थित होटल पर भी सर्च कार्रवाई की जा रही है। जब सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची तो बाहर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों से उनकी झड़प भी हो गई और ये दृश्य बने। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल के एक्स हैंडल से एक पोस्ट भी सामने आई। लिखा गया कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई, ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। महादेव सट्टा ऐप केस क्या है और उसमें तमाम नेताओं, अधिकारियों की भूमिका क्या है, इस पर हमने 6 अक्टूबर 2023 के ललन टॉप शो में विस्तार से बात की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। अगली सुर्खी संसद से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल आज संसद परिसर में राहुल गांधी पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 दिन में मैंने कुछ नहीं बोला है। ये नया तरीका है। डेमोक्रेसी में सरकार और अपोजिशन की जगह होती है। जहां अपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सरकार की ही जगह है। I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, जी, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, unsubstantiated। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैंने कुछ नहीं किया है सर, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि वो नियमों और सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण करें। उन्होंने ये भी कहा कि कई पिता पुत्री, माता बेटी और पति पत्नी सदन के सदस्य रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करेंगे। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है।
इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस के करीब 70 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और नेता प्रतिपक्ष की न बोलने देने वाली बात को फिर से उठाया। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि। बिक्की डॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।